હવે લાઈવ બતાવે છે. બરાબર? ઓકે. હવે અહીં આગળથી સ્ક્રીન શેરનો ઓપ્શન અહીં છે. બરાબર? અચ્છા, વોઇસ નથી આવતો. હેલો, ફેસબુક પર વોઇસ આવે છે? એક જ મિનિટ. હા, ભરતભાઈ, ફેસબુક પર વોઇસ આવે છે હવે? ઓકે, એટલે ફેસબુક પર અવાજ સંભળાય છે ને? બસ બસ. હવે હું પેલું સ્ક્રીન શેરિંગનો એક ઓપ્શન જોઈ લઉં છું. પણ એટલે હું એવું જોઈ શકું છું કે અહીં આગળ એ ઓકે, આ ચાલુ થયા પછી એ નથી જોઈ શકાતો સ્ક્રીન શેરિંગનો ઓપ્શન. સેટઅપમાં એક વખત ચાલુ કર્યું છે ને? ઓકે, હા, મેં નીચે સ્ક્રોલ કર્યું, એમાં એ છે ને ગ્રે થઈ ગયું છે. ગ્રે મોડમાં બતાવે છે. હા, એક્ટિવ નથી. ઓકે, બીજો શું ઓપ્શન હોઈ શકે બતાવવા માટેનો એવું જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, હા, હું જોઈ લઉં છું. ચલો ને, નહીં થાય તો હું કંઈક બીજો ઓપ્શન કરીશ. અચ્છા, ઓકે, હું જરા ચેક કરી લઉં. હા ને? હા, થેન્ક યુ. હા, એટલે હવે આપણે શરૂ જ કરી દઈએ ને અહીંથી. હું ફેસબુક પર ડાયરેક્ટ વાત કરું છું અને જોઈએ હવે તમે. હા, એટલે મારો અવાજ સંભળાય છે? રાઈટ. ફેસબુક પર મારો અવાજ સંભળાય છે? એમ આઈ ઓડિબલ? પ્લીઝ રિપ્લાય. જે લોકો લાઈવ છે એમને હું પૂછી રહ્યો છું કે એમ આઈ ઓડિબલ? હા, કોઈ રિપ્લાય આવી નથી રહ્યો. અચ્છા, યા, અવાજ આવી રહ્યો છે. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર આન્સર. હા, બસ તો હું ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન કરું છું. યા, થેન્ક યુ ભરતભાઈ. હા, ભરતભાઈ. હા, હું ઘરે છું. એક વેબિનાર ચાલે છે, લગભગ 9:15 9:30 પૂરો થશે, પછી ફોન કરું તમને. હા હા, થેન્ક યુ. Yes.
केम छो? आप सब कैसे हैं? Shall I speak in Hindi, English, Gujarati, which language? Just wanted to know. Please reply. Okay, voice is very slow. Just a minute. आई थी. Hello. Am I audible now? Hello. Okay. Good evening, કેવનાજી. મીનાક્ષીબેન ગુજરાતી કહી રહ્યા છે, નેહાબેન હિન્દી કહી રહ્યા છે. सो हम हो सके तो हम दोनों का उपयोग करेंगे. इज इट ओके? साउंड इज वेरी लो. ओके, हियर इट shows full sound. Let me check. My sound is 100%. Okay. Shall I speak like this? Now I am audible. Please use earphone, everyone. આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ પોતે ઇયરફોનનો ઉપયોગ કરો તો કદાચ મારો અવાજ બરોબર પહોંચશે. At what time we should start? It's 8:02 in my laptop. નેહાબેન જણાવજો ક્યારે શરૂ કરીએ. ओके. तो हम शुरू कर रहे हैं. नमस्ते मित्रों. आदर्श अहमदाबाद की कंटिन्यूअसली जो अलग अलग समाज के सदस्यों के लिए जो उपयोगी है उस तरह की सीरीज को कंटिन्यूअसली वो कर रहे हैं. उस सीरीज का एक भाग है आज का ये एक पेरेंटिंग का सेशन. मेरा नाम वैभव परीख है. मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स. तो पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में हम जब बात करें तो उससे पहले हमें ये देखना है कि हम सब अपने जीवन के अलग अलग रूप में किसी ना किसी तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारा पेरेंटिंग हुआ है, हमारा नर्चरिंग हुआ है. तो मैं इस विषय में आगे बात करूं उससे पहले जो हमने अनुभव किया है, जो हमने अपने बचपन में देखा है उसको थोड़ा पहले याद कर ले. ठीक है? मैं 2 मिनट के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करते हुए
अपने बचपन में हम कहाँ थे, कैसे थे, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो अगेन मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ और हम सब अगली 3 मिनट तक आंखें बंद करके अपने बारे में ही बात करेंगे। क्लोज योर आइज एवरीवन। तो घर पे हम जिस ईश्वर को रोज पूजते हैं, जिनकी रोज आराधना करते हैं, उनको एक बार याद कर लें। हमारे माता पिता को याद कर लें। अनकंडीशनली, किसी भी तरह की शर्त के बगैर उन्होंने हमारे ज़िंदगी में जो भी बदलाव लाया है, हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उनको याद कर लें। हम अपने बचपन को याद कर लें। हम कहाँ थे, कैसे थे, किस तरह की व्यवस्था थी, कहाँ पढ़े थे, किस तरह का रहना था। घर में किस तरह की बातें होती थी, मम्मी पापा किस तरह की कठिनाई से गुजर रहे थे, किस तरह का एक माहौल था, हमारी किस तरह से परवरिश हुई है, उसका एक अंदाजा हम अपने मन की आंखों से ही लगाए कि हमारा परवरिश कैसे हुआ है। वो सारी घटनाएं हम याद कर सकते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। परवरिश के दौरान जो जो अनुभव हुए हैं उसको हम याद कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें भी होगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जो ज़्यादा दुख दे, ज़्यादा पेन रखे, पेन दे। हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो भी कठिनाइयाँ उठाई है या जो भी त्याग किया है ना, माँ बाप के कर्तव्य के रूप में, फ़र्ज के रूप में उन्होंने जो भी कुछ किया है हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, उन सारी बातों को हम याद कर लें। हमारे अपने बच्चों को याद कर लें। आज हम उनको क्या दे रहे हैं, हमारे उनके लिए क्या सपने हैं, हम उनको कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे क्या प्रयत्न हैं। मन की आंखों से उनका एक हंसता हुआ चेहरा देखे। जब वो दुनिया में आए थे तो जो खुशी थी, जो आनंद था, वो कितना था, हमने क्या क्या उसके लिए सोचा है। और कभी कभी वही परवरिश करते हुए हम बहुत सारी कठिनाई भी महसूस कर रहे हैं। तो अपेक्षा और रियलिटी में बदलाव होता है, वो हम खुद अपने जीवन में अपने बच्चों को बड़ा करते हुए भी महसूस कर सकते हैं। पर बच्चे हैं, हम उसको बेस्ट देना ही चाहते हैं और उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील है। तो उनको याद करते हुए, अपने पूरे परिवार को याद करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। धीमे से, जब भी मन करे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आप मैसेज में बता सकते हैं कि कितने लोगों को अपना बचपन दिखा। मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूं, पर आपको मैसेज से मैं पढ़ पाऊंगा। कितने लोगों को अपने माता पिता याद आए। जब भी हम बातें करेंगे तो थोड़ा एक्टिविटी हम रखेंगे जिसमें आप रिप्लाई भी दे सके, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ, हम सही तरह से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू नेहा जी। है ना, तो आप जरूर मानते होंगे कि परवरिश के दौरान उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि बहुत कुछ कठिनाइयां भी सहन की हो।
और वो जो भी कर रहे थे अनकंडीशनली कर रहे थे, विदाउट एनी कंडीशन, प्योर लव, है ना। और उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि मेरे बच्चे का भला हो। और मैं मानता हूं कि आप सब ये बात को मानेंगे। और आज आप अपने बच्चे के लिए जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपका इंटेंशन तो एकदम वही है। केवना जी, थैंक यू। इंटेंशन एकदम वही है कि हम अपने बच्चे को और अच्छा बेहतर भविष्य दें, बेहतर करियर दें। उसके लिए वो सब कुछ करे जो एक माँ बाप को करना चाहिए। और कई बार हम हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन, हमारी लिमिट, हम जो करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करने के लिए भी प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, हम उसकी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छी बात है, एक माँ बाप के रूप में हम अपने बच्चों के लिए सोचें। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और उसके लिए जो भी कुछ करे, एक फर्ज के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में, एक अच्छे नागरिक बनाने की जवाबदारी के रूप में, तो ये बहुत बढ़िया है। अब जब पेरेंटिंग स्टाइल्स की हम बात करेंगे, तो आज, पहले क्या था कि अगर आज से 40 साल, 30 साल, 50 साल पहले की बात करूं, तो हम देखते थे कि भाई पेरेंटिंग जो होता है वो, या इतनी इसके बारे में चर्चा होती नहीं थी, परंपरा के रूप में ये चला आता था और वो हो रहा था। जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा और बच्चे के लिए बेहतर क्या है उसके लिए जब एनालिसिस किया गया, रिसर्च किया गया, तो एक सर्वे के हिसाब से, बहुत सारे सर्वे हुए, रिसर्च हुआ, और उसके हिसाब से फिर तय हुआ कि भाई अलग अलग स्टाइल्स होती है बच्चे को जब हम डेवलप करते हैं। और मैं इस पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं एक बात जरूर करूंगा कि जो भी बच्चे को बचपन में मिलता है ना, वही ज्यादातर उसकी बाकी की जिंदगी में वो रहता है। मतलब बीज जैसा बोया होगा, वैसा ही उसका खिलना होगा। तो वो बीज बोते समय क्या क्या देखरेख रखिए, क्या क्या सावधानी रखिए, और बीज जब बड़ा हो रहा है तो उस वक्त उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसको कैसे संभाला जा रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वो उसको कितनी उसको कितना कॉर्डन किया गया है, तो वो सारी बातें मैटर करती है। जब वो बड़ा हो रहा है, तब माँ बाप उसके साथ जो करते हैं। तो ये बीच का जो मतलब है वो है बच्चा। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूनिक है। हर एक बच्चा आपके आसपास, आपके आसपास जो बच्चे हैं वो, दुनिया के सारे बच्चे यूनिक होते हैं। और हर एक बच्चा गिफ्टेड भी होता है। अगर माहौल मिलेगा तो वो गिफ्ट अपने आप बाहर निकल के आएगी। और अगर वो यूनिकनेस है, तो यूनिकनेस भी अगर उसको वो एटमोसफियर मिला, घर के परिवार में मिला, बाहर मिला, तो वो अपने आप खिलेगा। तो हमें ज्यादातर ध्यान ये रखना है कि हमारे बच्चे को किस तरह का माहौल मिल रहा है, हमारे द्वारा, माहौल के द्वारा। ज्यादातर बच्चों के मन पे किसका असर रहता है? जब भी कोई भी मनुष्य इस दुनिया में है, तो सबसे पहली असर उसके परिवार की, माता पिता की रहती है। फिर बच्चों की, बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, वहाँ की होती है। जो माहौल में वो लोग रहते हैं उस माहौल की होती है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, उनकी उनकी संगत कैसी है, किस तरह की दोस्ती में है वो लगे हुए हैं, उसकी एक असर उनके साथ, उनके ऊपर होती है, उनके मन पे होती है। और फिर वो आचरण के रूप में सब जगह वो दिखती है। अब मान लीजिए कि जो बच्चा घर में है और घर में ही बहुत सारी लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, एकदम एटमोसफियर नेगेटिव है, तो वो बच्चे के मन में, चाहे बच्चा बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो, उसके मन के ऊपर तो उसका असर होता ही है। और जैसा असर होता है वैसा ही वो फिर एक्शन करता है। तो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की परवरिश हम दे रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, एक बात हम एज अ पेरेंट हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा हर एक एक्शन, चाहे वो पूरी सभानता से लिया गया हो या चाहे फिर वो हमें पूरी सभानता ना हो, बट उसका एक इम्पैक्ट सूक्ष्म रूप से हमारे बच्चों के मन और मस्तिष्क पे होता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो पेरेंटिंग स्टाइल में मनोविज्ञान ने खोज निकाला कि चार तरह की अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होती है। अब मैं आगे क्या, जब जब कोई एक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में मैं बात करूंगा, तो मैं आपको कुछ एक्शन करके दिखाऊंगा। और वो एक्शन को आपको समझ के आपको मुझे मैसेज में रिप्लाई करना है कि ये एक्शन क्या है। और ये कन्वर्जेशन जब मैं बच्चे के साथ कर रहा हूं तो क्या फील होता होगा।
है ना। तो मैं मानता हूं कि आप सब सुनने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही आपको समझ में आए जो भी सुने, आपका जो भी रिप्लाई है, प्रतिभाव है, वो मैसेज में लिखे। तो एक परिवार है और उसका माहौल कुछ ऐसा है कि जब भी बच्चा बाहर से आता है, तो जैसे ही बाहर से वो दौड़ते हुए आता है, तो सीधा उसके ऊपर यानी उसके साथ इस तरह से बात होती है, क्या गयो तो कीधा वगैरह केम जाय छे, खबर नहीं पड़ती, मम्मी ने कहीने जवानुं, चल चुपचाप आव, बेसी जा અને બાથરૂમમાં જઈને હાથ પગ ધો, અને લેસન કરવાનું બાકી છે, લેસન કરવા બેસી જા। अब बच्चा बोलता है, मम्मी पर मैं नहीं, चुप, मम्मी ने सामे जवाब आपे छे, चल बेसी जा। तो आपने ये एक कन्वर्जेशन देखा। ये कन्वर्जेशन से आप क्या समझे, आपको क्या फील हुआ, मैंने जो भी एक्शन लिया, मैं जिस तरह से बोला, उसमें आप क्या फील कर रहे हैं, मैं बच्चे के साथ किस तरह से बात कर रहा हूं, आप जरा मैसेज में लिख के बताएं। मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेज की। आप सुन रहे हैं, उसका जो मापदंड है वो मैं इसी से देख पाऊंगा आपके रिप्लाई से। कुछ समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। थैंक यू देवांशी जी। मेरी तो सुनता ही नहीं है, आज तो नहीं छोड़ूंगा, बरोबर मारूंगा, और जब तक तू पिटेगा नहीं ना, तब तक तुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूं। और बच्चा बोलना चाहता है, मम्मी, पापा, चुप, सामने बोलता है, जवाब देता है, मैं बोलूं वही इस घर में होगा, समझ में आया। अगर तुझे बोलना है ना, तो मेरे जैसा पहले हो जा, और मुझे पूछे बगैर घर के बाहर मत जाना, याद रखना। फ्रस्ट्रेटेड, थैंक यू हर्षी जी। एंग्री, रूड, બાળકમાં ડર આવશે મીનાક્ષીજી। ખેવનાજી, ડોમિनेटिंग, वेरी गुड। और तो अगर मान लीजिए कि आप ही वो बच्चे हैं, तो आप क्या फील करेंगे। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। हाँ, हर्षी जी कह रहे हैं कि मैंने ये किया है। हाँ, ऋत्वी जी कह रहे हैं अनएक्सेप्टेंस। हाँ, मतलब एक बालक के रूप में आपको ये व्यवहार पसंद नहीं है, बट आपके साथ हो रहा है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ऋत्वी जी, ठीक है। तो इस तरह का व्यवहार बार बार हो, अनएबल टू हैंडल, मौलिक जी कह रहे हैं कि अनएबल टू हैंडल, है ना। इनसिक्योर, बच्चा इनसिक्योर फील करता है। देवांशी बेन कह रहे हैं कि डर डर लगता है, डर होता है। हाँ, तो जब बच्चे को इस माहौल में इस तरह की परवरिश हम देते हैं, इस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं, तो इस स्टाइल को ये जो स्टाइल है, चाइल्ड विल फील एंग्री टू। हाँ, चाइल्ड भी रिवोक कर सकता है, वो सामने गुस्सा कर सकता है, बट ऐसा माहौल ही नहीं है। मतलब अ, उसको गुस्सा करने के लिए भी वो माहौल नहीं दिया सक, वो बच्चा इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि वो गुस्सा कर सके। मतलब गुस्सा आता जरूर हो, बट वो गुस्सा अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। वो मम्मी मम्मी पापा के सामने बोल नहीं सकता है, राइट। तो इस तरह का जब माहौल होता है, इस तरह की जो परवरिश होती है, तो क्या लगता है, मैंने ये जो एक्शन की है, डिसअपॉइंटेड एंड लो कॉन्फिडेंस, है ना, बच्चा ऐसा फील करेगा आगे जाके, हो सकता है ऐसा। तो ये इस तरह का व्यवहार आप कहाँ देखते हैं, ऐसे बोलना, है ना, इस तरह से लोग बात करते हैं, ऐसा व्यवहार जनरली आपके आसपास, या आपने कभी देखा हो तो कहाँ देखा है, मूवीज में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो तो कहाँ देखा है, कैसा व्यवहार था ये। बच्चा डर के फिर कुछ नहीं बोलेगा, जयश्री जी, सही है।
हाँ, पर उसको बोलने ही नहीं दिया जाता है, उसके साथ यही व्यवहार होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी आप मैं रिप्लाई दे उससे पहले मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि इस तरह से जब बच्चे से बात की जाती है तो ये व्यवहार आपने कहां देखा है? ऐसा ऐसे कड़क आवाज में कौन बात करता है? हाँ, डिक्टेटरशिप, पूर्णिमा जी बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर आप मिलिट्री में देखोगे, मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं वो जिस तरह से काम लेते हैं, उनका काम होता है ऑर्डर देना, और उसके नीचे जो लोग हैं उनका काम होता है ऑर्डर मानना। तो ऑर्डर जिस तरह से दी जाएगा इसको कहते हैं मिलिट्री स्टाइल, है ना, एकदम कंट्रोल, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, ठीक है, ऑथोरिटेरियन, एकदम, मतलब इस तरह का व्यवहार कि भाई जो बोलूंगा मैं ही बोलूंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है और हम जो बोले वो करना है। तो इस तरह का व्यवहार अगर हमारे घर में हो रहा है, डिक्टेटरशिप, एकदम डोमिनेटिंग, मम्मी पापा ही बोल रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, राइट। तो आप तो इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसको हम डिक्टेटर्स टाइप कहते हैं, है ना। आ, हाँ, मूवी में आपने देखा होगा, हो सकता है दीप्ति बहन ऐसे टीचर्स भी हो कि जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश करता है, जैसे ही एंट्री करता है, और उसको देख के ही बच्चे सारे एकदम डर जाते हैं कि अब उनको पता है कि अगली 45 मिनट हमारी जिंदगी फंसी हुई है, हम फंस गए हैं, है ना। तो हो सकता है ऐसे टीचर हो सकते हैं जो एकदम डिक्टेटर टाइप हो, ठीक है, जो ऑर्डर से ही बात करते हो, जो ज्यादा चिल्लाते हो, बच्चे को अपने आप करने की, कुछ जवाब देने की, सवाल पूछने की कोई स्वतंत्रता ही ना हो, राइट। बट हम जब परवरिश की बात करते हैं तो यही माहौल हमारे घर में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बताइए, काफी सारे आंसर आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, बट इस तरह की परवरिश जब बच्चे को मिलती है, ऐसे मूवी भी है, अगर आपने उड़ान करके एक मूवी आया था, बहुत सही मूवी है, अगर वो मूवी आप लोग देख पाए तो जरूर देखना। तो उड़ान करके जो मूवी है वो इस तरह की पूरी पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर है, और फिर वो बच्चा क्या करता है ना, किस तरह का विद्रोह करता है, विद्रोह के जो बीज है ना वो इस तरह के व्यवहार से बच्चे के मन में बोए जाते हैं। और फिर वो जब तक उसमें वो क्षमता नहीं आती है, या जब तक उसकी वो कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, वो बड़ा नहीं होता है, तब तक वो अंदर ही अंदर झेल रहा होता है, सफर कर रहा होता है, और फिर जब भी मौका मिलता है तो वो एकदम स्प्रिंग की तरह उछलता है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर जिंदगी उसकी पूरी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि जिस बच्चों के साथ बचपन में इसी तरह की बातचीत होती हो, वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा? अगर डिक्टेटरशिप वाली जो जिंदगी होती है बच्चों की, तो वो बच्चा ज्यादातर डिसीजन नहीं ले पाता है अपनी जिंदगी में आगे, खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है, वो एकदम सुना सुना रहता है, डिप्रेशन में आ सकता है आगे जाके, है ना। जिंदगी जीने का एक उत्साह नहीं रहता है उसको, हमेशा वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। और बच्चा है तब तक ठीक है, बट बड़ा होगा तो उसको अपनी ही जिंदगी को जीने में बहुत सारी तकलीफें आएगी। वो वो जब भी बड़ा होके कुछ करना चाहेगा तो उसका जो बैकग्राउंड है, बचपन का जो बैकग्राउंड है ना, वो हमेशा उसके मन में चलता रहेगा। और वो सारे, क्योंकि जब भी कोई बोलता है, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, या मम्मी पापा जब हमसे बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, तो शब्दों के साथ साथ फीलिंग भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, और टोन भी होता है। तो वो इमोशंस और जो टोन है ना, वो हृदय के ऊपर, हमारे बच्चों के दिल के ऊपर एकदम चिपक जाता है। तो जिस तरह का एहसास उसके बचपन में उसके मन में बना है, वो एहसास उसको जिंदगी भर तक आगे लेके जाता है और वो पकड़ के रखता है। तो वो एहसास से ही फिर उसकी जिंदगी बनती है कि वो अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जब माहौल बच्चे को मिलता है कि घर में हम उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, हर बात में उसको हम ऑर्डर देते हैं, ज्यादातर मैंने परवरिश में ये देखा है कि मम्मी पापा का ज्यादातर व्यवहार क्या होता है कि वो या तो ऑर्डर देते हैं, या सूचनाएं देते हैं, या फिर उसकी इंक्वायरी करते हैं। ये तीन बातें सबसे ज्यादा पेरेंट करते हैं बच्चे के साथ, जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बट जो ऑर्डर का मतलब ज्यादा है तो बच्चा और ज्यादा तकलीफ में आ सकता है, वो और ज्यादा सुना सा रह सकता है, वो कुछ बोलेगा नहीं, बट आगे जाके उसकी जिंदगी बहुत खराब हो सकती है। तो ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल के ऊपर हमें बहुत ध्यान
रखना है। अगर हमारी ये स्टाइल है या फिर हमने बचपन में अगर कहीं ना कहीं ऐसा फील किया है हमारे माँ बाप से या टीचर से या किसी भी रूप में, तो ये आज भी हमारे ऊपर असर कर रहा है और हमारे वर्तन में, हमारे एक्शन में, हमारे कॉन्फिडेंस में, या हम जैसे वैसे उसको सही तरह से बाहर निकालने में वो हमें अवरोध के रूप में महसूस होता है। क्योंकि ये घटनाएं बचपन में घटी है बट जहन में इस तरह से जुड़ चुकी है कि हमें वो खुलकर बाहर आने नहीं देती। तो अगर हमारा बच्चा इस तरह की परवरिश लेता है या आसपास हम देते हैं और हमें पता नहीं है कि ये गलत है, तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो मैं मीनाक्षी जी जरूर बात करूंगा। खेवना जी, माय नेबर हैड बिहेव्ड विद माय चाइल्ड इन हर चाइल्डहुड। राइट। है ना। तो देखो, हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं, हमने अपने आसपास के बच्चों को भी देख सकते हैं कि कई लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है ना। आपने आपने इस तरह के बच्चे कहाँ देखे हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा इस तरह से व्यवहार होता है, डोमिनेटिंग? कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे ज्यादातर? रिप्लाई देंगे? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ होते हुए कहाँ कहाँ देखा है या कहाँ कहाँ देख सकते हैं? संभावना कहाँ कहाँ पे? वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स में दीप्ति जी, ये थोड़ा नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कहाँ हो सकता है ऐसे? तो जिस परिवार में, मतलब अ, हाँ, जिस परिवार में बच्चे, अ, जहाँ ईगो बहुत पनपता है ना, पेरेंट्स में जहाँ ईगो होता है या फिर वो किसी एक प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं जहाँ जहाँ परंपरा में चला आता है, तो उसमें इस तरह का व्यवहार रहता है। तो अगर हम देख सकते हैं कि हम बच्चों के साथ जब डील कर रहे हैं तो हमारा ईगो काम कर रहा है या हम अपने नेचर से बात कर रहे हैं। तो ये एक हमेशा हमें ध्यान में रखना है। मैं दूसरी बात करता हूँ। अब एक दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में कुछ ऐसा है, और आपको फिर आइडेंटिफाई करना है। हाँ, बाहर का गुस्सा बच्चों पे हो जाता है, सही बात है दीप्ति जी। बट वो हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे कोई इमोशनल डस्टबिन नहीं है। राइट। तो हम बाहर का कचरा उनको नहीं दे सकते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए बच्चे इमोशनल डस्टबिन होते हैं, तो उनका जो भी गुस्सा होता है वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। इट्स नॉट गुड। वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। क्या है कि 10-12 साल तक तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, उनको अपनी क्षमता का भान नहीं है। बट जैसे जैसे वो टीनेज में आएंगे और फिर बड़े होंगे, तो आपने पहले 10 साल में जो भी दिया है ना, वो सूद के साथ आपको वापस देते हैं। आप ये अपने आसपास के माहौल को देख के चेक कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। है ना। ज्यादातर पेरेंट टीनेज होते हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स की फरियाद ये होती है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है। तो उसका एक कारण यही है कि अगले 10 साल आपने उसको सुना ही नहीं है, आपने उसको ऑर्डर दिया है, सूचनाएं दी है, इंक्वायरी की है, और मैं अभी बात करूंगा वो किया है। ठीक है। तो मैं एक और सिचुएशन देता हूं, वो सिचुएशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि बच्चा स्कूल से घर आता है और जैसे ही घर पे आया तो मम्मी, मतलब जैसे ही वो स्कूल से आया तो मम्मी स्कूल वैन के पास गई, और बच्चा जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा तो मम्मी ने मेरा प्यारा बच्चा ऐसा बोला, और फिर उसका बैग जो है स्कूल बैग खुद उठा लिया, और स्कूल बैग उठा के वो चल रही। अरे मेरा बच्चा थक गया होगा ना, बहुत वजन लिया तूने, है ना, तुम्हारा बैग तो कितना भारी है, ला बेटा मैं पकड़ लेती हूँ। फिर अंदर गया। अंदर गए तो बच्चे जाके सीधा टीवी देखने बैठ गया, और टीवी देखने बैठा और उसने कार्टून चालू कर दिया। तो मम्मी ने बोला कि बेटा तू थोड़ी देर हाथ पग मुंह धो लेता है, फिर तू टीवी देखेगा। बच्चा बोलता है नहीं मम्मी, मैं तो अभी टीवी देखूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है,
मैं तो बस ये बैठा हूँ। तो मम्मी क्या करती है, ठीक है बेटा, मेरा अच्छा बेटा टीवी देखना चाहता है, चलो ठीक है तुम देखो। फिर मम्मी उसके पास जाती है, उसके जूते जो पहने हुए हैं वो निकालती है, उसके कपड़े निकालती है, और फिर वो वही बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो सब मम्मी उसकी सेवा कर रही है और बच्चा सब सेवा ले रहा है। फिर मम्मी ने बोला कि चलो अब बेटा अब टीवी बंद करो और खाना खा लो। तो बच्चा पूछता है मम्मी खाने में क्या है, तो बोले कि बेटा रोटी और सब्जी बनाई है। नहीं मम्मी, मुझे तो अभी पिज़्ज़ा और बर्गर खाना है, मम्मी अभी तुम वो जोमेटो से ऑर्डर करके मंगवाओ, मैं आज वहीं खाऊंगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, मेरे बच्चे को तो बर्गर बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। और मम्मी ने कुछ बात नहीं, ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा आ गया, खा लिया। चलो बेटा अब खाना हो गया, अब लेसन करते हैं। नहीं मम्मी, आज लेसन नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, मैं स्कूल में बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे अब नींद आ रही है। ठीक है बेटा चलो सो जाओ, है ना, तुम्हें लेसन नहीं करना है, बाद में कर लेंगे। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है बच्चे के साथ, जिसमें, चलिए मैं अभी कुछ बताता नहीं हूँ, आप ही बताइए कि ये किस तरह का व्यवहार था और बच्चा क्या महसूस करेगा। आई एम वेटिंग। ये कैसे मम्मी है? अच्छा, भूमि जी साउंड बहुत लो है। ओके। देवांशी जी कह रहे हैं कि ओवर पैम्पर्ड इन सम केसेस बाय ग्रैंड पेरेंट्स टू। हाँ, ब्याज ज़्यादा वाला होता है ना, तो ऐसा होता है देवांशी जी। हाँ भूमि जी, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ आपकी तरफ पहुंचे। ओवर पैम्परिंग खेवना जी, यस, है ना, बहुत लाड़ लड़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और अच्छा बच्चा क्या और एक दो फीडबैक आए फिर हम आगे बात करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, है ना, और कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जॉइंट फैमिली में ये थोड़े इश्यूज रहते हैं। विथ सिंगल चाइल्ड, हाँ, अगर बच्चा एक ही है तो ये ज़्यादातर होता है कि भाई एक, है ना, एक ही तो है, तो उसको जो करना है वो करे, है ना, उसको जो चाहिए वो देंगे। और ज़्यादातर होता क्या है कि पेरेंट्स की मेंटालिटी ये होती है, पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि हमारे बचपन में हमें जो भी कुछ नहीं मिला है ना, हमने जो भी भुगता है, जो भी सहन किया है ना, हम अपने बच्चे को नहीं भुगतने देंगे। तो ये जो थॉट होता है ना, ये बहुत गलत है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, महजबिन जी कह रही है कि ही विल फील एंटाइटल, सब मेरी बात मानेंगे, ही विल थिंक, हाँ, है ना, तो वो बोलता है, बच्चा बोलता है कि बस जो भी है वो मेरा मानेंगे, मेरा ही होगा, तो मेरे ही घर में चलेगी। राइट, अब इस तरह का बचपन अगर उसको मिला है जिसमें सब कुछ उसको लाके दिया है, ओवर पैम्परिंग, है ना, हाँ, जो वो मांगता है, जो कहता है वो सब कुछ हमने लाके दिया है, तो वो बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा? कैसा बनेगा वो बच्चा बड़ा होके? उसकी सारी जिद पूरी करते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं आने देते हैं, है ना, तो कैसा बनेगा वो बच्चा? डिमांडिंग, ओके, है ना, चाइल्ड विल फील वेरी स्पेशल एंड विल अंडरस्टैंड ही विल गेट एवरीथिंग इफ ही क्राइज। देवांश, हाँ, मतलब इस ये तो हम जिद को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं देवांशी जी, है ना, राइट, डिपेंडेंट बन जाएगा, सही है, खुद वो कुछ अपने लिए तय नहीं कर पाएगा। यस खेवना जी, सही है। तो इस तरह का अगर बचपन उसको मिला है जिसमें उसका बहुत, है ना, जिद्दी बनेगा, साची जी सही कह रहे हैं आप, तो जिस तरह का उसको बचपन मिलेगा, पैम्परिंग, लाड़ प्यार थोड़े ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इस तरह के बच्चे जब एडल्ट होते हैं तो वो, उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है।
और होता क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि बचपन में मेरा सब लोग मान रहे हैं तो बड़े होके भी मेरी बातों को सबको मानना चाहिए। तो वो रेजिलियंट नहीं बनेगा, अपने आप को वो दूसरों के सामने साबित करने के लिए बहुत परेशान होगा। उसको अटेंशन बड़े होके नहीं मिलेगा, बचपन में जितना अटेंशन मिला है। लेजी बनेगा, सही है, जिद्दी है, अपनी बात ही मनवाएगा, बट ये बड़ा होगा जयश्री जी तो नहीं चलेगा। बचपन में उसने कर लिया, हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स भी फिर कम हो। अपनी जिंदगी में वो नेगेटिविटी सहन नहीं कर पाएगा, ना तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि बचपन में उसने सुना नहीं है, तो इससे इसका ईगो भी हर्ट होगा। यस कोमल जी, सही कह रहे हैं आप। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह की जो स्टाइल है पेरेंटिंग स्टाइल, उसको कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। मतलब कि बच्चे को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो ज़रूरत भी नहीं है, और वो जब भी डिमांड करता है हम उसके लिए उपलब्ध है। तो इस तरह के माँ बाप, हाँ हो सकता है कि बच्चा एक ही बच्चा है तो हम सब कुछ उसको देना चाहते हैं, बट उसमें पहले उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए सब कुछ लाते हैं, बट फिर वो बड़ा होगा, जब एडल्ट होगा या टीनेज में जाएगा, तो वो फिर महसूस करेगा कि कुछ गलत है, मैं अपने आप को अब संभाल नहीं पा रहा हूँ, या मैं जिस तरह से बात करता हूँ, मेरा जो अप्रोच है वो सही नहीं है। अगर उसमें वो समझ बनी तो, नहीं तो फिर वो ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा, ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा, और वो अकेला पड़ जाएगा। तो ये बात बहुत हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि डिपेंडेबल है, मतलब परावलंबी है वो, तो उसकी ज़िंदगी में वो बहुत कठिनाई झेलने वाला है अगर परमिसिव पेरेंटिंग की स्टाइल हमने अपनाई हुई है तो ये हमें सोचना है कि हम क्या ये कर रहे हैं, हमारे बचपन में क्या ऐसा हुआ है, हम क्या अपनी ज़िंदगी के डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, या हमारे माँ बाप ने इस तरह से परवरिश की है कि कहीं पे हमें घुटन महसूस हो रही है। अगर ऐसा आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पेरेंट आप अपने में ये फील कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसा ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। विल नॉट वैल्यू ऑफ मनी, हाँ सही है केवना जी, सब कुछ मिल रहा है तो पैसों की तो कोई कीमत ही नहीं करेगा, बट जब खुद कमाने की नौबत आएगी तो वो नहीं कर पाएगा ये सब। क्यों? क्योंकि उसको सब मिल गया है, तो मेहनत क्या होती है, खुद के बल के ऊपर खड़ा होना क्या होता है, वो उसको समझ में ही नहीं आया, वो एहसास के रूप में उसके हृदय में चिपका ही नहीं है, उसके परिवार में उसको हमेशा ऐसा ही माहौल मिला है कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, फ्री फ्री फ्री। तो वो एहसास ऐसा मिला नहीं है, तो फिर मन में एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो बनेगा कैसे कि मेहनत करनी चाहिए, ऐसी बिलीफ उसमें कैसे आएगी, अपने बलबूते के ऊपर जिंदगी बनानी चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो नहीं बिलीव करे, नहीं तैयार करेगा अपने आप को, और फिर वो बहुत स्ट्रगल करेगा अपने आप से। फिर उसकी फैमिली लाइफ आगे जाके वो जहाँ पे भी नौकरी करेगा या जो कुछ भी करेगा उसमें बहुत स्ट्रगल है, उसकी आगे की फैमिली लाइफ भी बहुत स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि बचपन में ऐसा है, परमिसिव है। और फिर वो अपने बच्चों के साथ भी अगर ऐसा ही कर दिया, खाते पीते घर से है तो उसमें ऐसा होता है कि चलता रहता है, तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करेगा, तो एक पूरा फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल पैदा होता है ना जिंदगी में, वो फिर उसमें जिंदगी झलकती नहीं है, जिंदगी बोझ लगती है। तो अब हाँ कोमल जी, आवाज़ कम है, सॉरी। मैं जब भी मैं ख्याल रखूंगा कि मैं माइक अपने पास लेके बात करूं। अभी माइक्रोफोन अभी सुनाई दे रहा है? हाँ दीप्ति जी, वो बिल्कुल जवाबदार नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहा है बचपन से, सब कुछ मिला है, तो जवाबदारी क्या होती है उसको पता ही नहीं है। तो अगर ये हम कर रहे हैं, या हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, या फिर हमारे आसपास के बच्चों के साथ हो रहा है, तो हमें ये पहचानना चाहिए कि ये परवरिश की जो स्टाइल है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बढ़िया, चलिए। तो हम एक तीसरी सिचुएशन लेते हैं। तीसरी सिचुएशन के बारे में बात करें तो मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं कि बच्चा घर पे है, और वो कुछ काम अपने हिसाब से कुछ काम कर रहा है, उतने में पेरेंट्स बाहर से आते हैं, और पेरेंट्स बाहर से आए, बच्चा भी स्कूल से अभी 2-5 मिनट पहले ही आया है। तो जैसे ही वो आया बच्चा, और पेरेंट्स जैसे ही आए तो देखा कि बच्चा आ गया है, तो घर में एंटर हुए,
अच्छा तू आ गया। हाँ देख, खाना टेबल पे रखा है, जब भूख लगे तब खा लेना। फिर फ्रिज में कुछ पड़ा है, तो अगर तुम्हें उसमें से कुछ खाना है तो खाना, लेसन करना है तो करना, नहीं तो रहने देना, तेरी मर्जी। और मैं, मेरी किटी है, तो मुझे अभी किटी में जाना है। और फ़ोन करना मत मुझे, कुछ भी हो तो अपने हिसाब से तू निपटा लेना। और शाम को आके मैं बात करती हूँ। और अगर कुछ कुछ रह जाता है, या स्कूल में कुछ अगर आज के काम के बारे में बात करना है या कुछ, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हम अगले वीक इसके बारे में, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। मैं ये वीक बहुत बिजी हूँ। ठीक है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। चल, बाय, मैं चलती हूँ। अच्छा, जयश्री बेन, हम उसी के ऊपर आ रहे हैं कि बच्चों को कौन सी बात माननी चाहिए, बच्चों की कौन सी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, हम बात करेंगे उसके ऊपर। जयश्री जी, अच्छा अभी मैंने जो सिचुएशन बताई, उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है बच्चा क्या महसूस करेगा? हाँ, सिचुएशन ऐसी है कि केयरलेस पेरेंट्स, देवांशी जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। इररिस्पॉन्सिबल, राइट खेवना जी। चाइल्ड विल फील निग्लेक्टेड, यस, नेग्लिजेंस, वेरी गुड। थैंक यू दीप्ति जी, देवांशी जी। है ना? तो क्या व्यवहार हो रहा है बच्चे के साथ? और मैं मान रहा हूं कि कई लोग जो देख रहे हैं वो अपने में तो इसका एक थॉट बना ही रहे हैं, भले वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा ही है ना, कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बच्चे को बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है। और कोई निस्बत ही नहीं है हमें, उस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। तो इस तरह के जो व्यवहार होते हैं, है ना, बच्चा भले अपना है बट हम अपना मानते नहीं है। और ज़्यादातर ये कल्चर आपको शहरों में दिखेगा, जहाँ पे मम्मी पापा जो है वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, या फिर दोनों वर्किंग है ना, या फिर ज़्यादातर वो सोशल लाइफ में बिजी है। परिवार में इतना इंटरेस्ट नहीं है बट सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव है, बिजी है। तो उसमें ऐसा होगा कि बच्चा निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो व्यवहार है वो बच्चे के साथ जब होता है जिसमें पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं, तो ये अनइन्वॉल्व स्टाइल है, पेरेंटिंग स्टाइल है, कि जिसमें पेरेंट्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो ज़्यादा उसमें नहीं ध्यान देते हैं। सब फैसिलिटी दे देते हैं, चलो एसी चाहिए तो एसी ले लो, अच्छा टेबल चाहिए डेस्क ले लो, अच्छी बाइक चाहिए बाइक ले लो, जो चाहिए वो ले लो। हम तुम्हारे काम से हमें कोई निस्बत नहीं। तो ऐसा भी है, मतलब इसमें थोड़ा परमिशिव भी है कि सब कुछ दे दिया। और निग्लेक्टेड ऐसा है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। घर की सारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था का तुम उपयोग कर सकते हो, बट व्यवस्था के भाग में हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, या हमें पड़ी ही नहीं है तुम्हारी। तो इस तरह का अच्छा, अब जब बच्चा इस तरह की फीलिंग, अगर आप बच्चे हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या हो सकता है? आप क्या फील करेंगे? एक बच्चे के रूप में आपकी फीलिंग क्या होगी? आप ही वो बच्चे हैं और आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है। निग्लेक्टेड तो है ही, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो वो बच्चा क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है? अनवांटेड, हाँ, बच्चा अनवांटेड फील करेगा। बहुत अच्छा ऋत्वी जी, राइट। मेरी जरूरत नहीं है घर में किसी को। अब जो बच्चा अगर ऐसा फील कर रहा है तो वो फिर क्या करेगा? नो, है ना।
उसको नहीं प्यार मिलता है, नहीं उसकी कोई केयर करता है, बस है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसा बनेगा? अगर फैमिली में जगह नहीं है तो फिर वो कहाँ जगह ढूंढेगा? हाँ, पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, चिताली जी एकदम सही बात है, डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, तो बच्चा फ्यूचर में कैसा बनेगा? अगर ऐसे बच्चे हमारे आसपास है तो वो बच्चे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? वो फ्यूचर में हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? मॉम डैड का लव मिस करेगा। हाँ जयश्री बहन, सही बात है। आई एम नथिंग फॉर माई पेरेंट्स। हाँ, तो फिर वो अपने देखो, हम वी ऑल आर इमोशनल बींग्स, इमोशनल ह्यूमन बींग्स है ना, हमारी अपनी फीलिंग्स है। तो फिर अगर वो घर में नहीं पूरी होती है तो फिर क्या करेगा वो बच्चा? उसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत बढ़िया महजबीन जी। एडिक्शन, है ना? देखिए, मैं ये सब जानता हूं बट मैं चाहता हूं कि हम इंटरेक्ट करें, जिससे निकल के आए, हम सब इसके ऊपर बात करें। हम भी समझते हैं ऐसा ही होता है, बट जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो खुल के बाहर नहीं आएगा। तो मैजबिन जी अच्छी बात बताई, है ना? गलत संगत में लग जाएगा, गलत एडिक्शन, ऐसे एडिक्शन हो जाएंगे कि जो जिससे वो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसे दोस्त मिल जाएंगे कि जो उसको कुछ गलत रास्ता बताएंगे। तरह तरह के आजकल तो एडिक्शन चल रहे हैं, है ना? सिगरेट हो चुका, सिगरेट है, दारू है, ड्रग्स है, और बहुत सारे हैं। तो वो किस में जाएगा पता नहीं है, उसको जहां उसके इमोशंस को जगह मिलेगी वहां वो फॉलो करेगा, है ना? समाज के लिए वो लायबिलिटी बन जाएगा, है ना? सही बात है। सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, समाज के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। जो बचपन में मिला है, जो विद्रोह है, ये विद्रोह है, वो समाज के सामने उभर के बाहर निकलेगा, और समाज को एक नया भाई मिलेगा। ये हमारे मोहल्ले का भाई है, भाई। हम देखते हैं ना मूवी में, भाई। तो ये घर वाला भाई नहीं है, वो दादागिरी वाला भाई है, जिसके सामने किसी की नहीं चलती है। क्यों? अगर आप देखोगे तो ये भाई लोगों की जिंदगी भी देखोगे, गुंडे लोगों की जिंदगी भी, जिसको हम गुंडा कहते हैं, उनके बचपन को तराशोगे ना, तो ये ज्यादातर इस तरह के पेरेंटिंग के विक्टिम्स होते हैं, जिसमें उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अपनी जिंदगी के ऊपर, जाओ खुद लड़ो, खुद करो, खुद मरो। कुछ कोई संस्कार की, कोई वैल्यूज की बात नहीं है, कुछ फैसिलिटीज की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चे इस तरह के बनते हैं। ये अच्छा, इस तरह के बच्चे कहाँ मिल सकते हैं? हो सकता है कि आपको ये अलग अलग एरियाज में, जैसे स्लम्स है या फिर झुपड़पट्टी वाला एरिया है, वहां पे भी मिल सकते हैं, या हाई 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 प्रोफाइल फैमिलीज होते हैं, जो ज्यादा सोशल लाइफ जीते हैं ना, उनके बच्चे भी इस तरह से होते हैं। मतलब वो थोड़े फ्लेवर वाले होते हैं, बट उनकी भी दिशा इसी इसी तरफ होती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह का अनइनरोल्ड पेरेंटिंग होगा तो हमारे बच्चे हमारे खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, और वो लायबिलिटी इतनी बड़ी होगी कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, और हमें अपने जीवन के ऊपर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अपना अपने जीवन में हमने कुछ, हमारे आसपास ऐसा हो गया। तो ये, हाँ, वेरी हाई क्लास फैमिली, आवारा बन जाएगा। बहुत अच्छे है, यानी आप जो बता रहे हैं वो बस यही है। अगर अनइन्वॉल्विंग है पेरेंट्स, है ना, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ है। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व भी रहना है, काम करते हुए भी। वो किस तरह से रह सकते हैं, उसके बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, उसके बारे में अलग से बातचीत हो सकती है, उसके ऊपर हम और डिस्कशन कर सकते हैं। पर ज़रूरी ये है कि बच्चे को वो माहौल मिले जिसमें उसको वो प्यार हो, जो केयर है ना, वो एक एहसास महसूस कर पाए कि मेरे लिए भी कोई है, मेरे कंधे पे भी किसी का हाथ है। राइट? तो हमने 3 स्टाइल देखी। पहली स्टाइल कौन सी देखी, कोई लिख के बताएगा? हाँ, पूर्णिमा जी, वो एकदम इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, लायबिलिटी है मतलब इरिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? और उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा के वो किस तरह के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वो भी हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप का ध्यान नहीं रहता है। तो वो आगे जाके पेरेंट्स के लिए और सबके लिए मुसीबत बन सकता है ना? तो हमने कौन सी 3, अच्छा, हम सही जा रहे हैं? ऑल आर यू ऑल विथ मी? इस तरह से हम इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? प्लीज रिप्लाई।
हाँ, तो देवांशी जी 2 बात देखी, डिक्टेटरशिप देखी, परमिसिव देखा, सही है। फिर एक तीसरी कौन सी देखी? हाँ, थैंक यू खेवना जी फॉर आंसरिंग। हाँ, थैंक यू जयश्री जी। या थैंक यू दीप्ति जी। हाँ, तो यस अनइन्वॉल्व, तो हमने 3 अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स देखे। एक देखा डिक्टेटरशिप, जिसको हम कहते हैं ऑथोरिटेरियन, एक होता है परमिशिव, और एक होता है अनइन्वॉल्व। तो ये तीनों तरह की जो स्टाइल है, ये हमारे बच्चे के साथ अगर हो रहा है, ये इसी परमिसिव स्टाइल से, इसी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल से हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका फ्यूचर जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाए या बहुत गड़बड़ा जाए, है ना। और हम जैसा चाहते थे वैसा वो ना बने। और जैसे मैंने आगे बताया ना कि हमारे पेरेंट्स की एक बहुत कठिन जो बिलीफ होती है ना, वो यही होती है कि हमने जो हमारे बचपन में सहन किया है, बेर किया है, वो हम अपने बच्चे को नहीं करने देंगे। ये सबसे बड़ी मिसबिलीफ है। मतलब ये सबसे बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल है जीवन का एक प्रिंसिपल है, जिंदगी का एक प्रिंसिपल है कि देयर इज नो पेन विदाउट गेन। अगर बच्चे को बचपन में कष्ट का अनुभव नहीं हुआ है, तो वो किसी भी चीज की वैल्यू नहीं समझेगा। तो ये समझते हुए हमें उसके साथ व्यवहार करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है, उसको आप मन में एक बार तय कर लो, ये समझ लो कि देयर इज नो पेन विदाउट गेन। तो परवरिश में किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरीकों में, किसी ना किसी व्यवहार में हमें वो हमेशा महसूस करते रहना है, और बच्चे को भी महसूस करवाना है कि कष्ट इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल। वो है और है ना। और जब अपब्रिंगिंग की हम बात करते हैं, तो उसको, हाँ, वो पेन कैसे दें, पेन को किस तरह से हमारे व्यवहार में डालना है, वो उसकी बात हम अपने विवेक से कर सकते हैं। हमारा हमारा जो हमारा खुद का एक जीने का अनुभव है, वो उसमें हम देख सकते हैं। उसको डायरेक्ट कुछ भी नहीं देना है, उसको इनडायरेक्टली आप मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कुछ भी नहीं देना है। जितना डायरेक्ट दोगे उतना वो डिपेंडेंट भी होगा। हाँ, बट उसमें विवेक का संतुलन होना वो भी बहुत जरूरी है, कि कहाँ डायरेक्ट देना है, कहाँ इनडायरेक्ट देना है। ठीक है, अगर बीमार है तो दवा आपको देनी ही है, उसके लिए उसको ऐसा नहीं बोलना है कि जा बेटा दवा डिब्बे में रखिए किचन पे, वहां जाके ले ले। तो ऐसा करेंगे तो गलत है। तो जहाँ उसकी केयर करनी है वहां करनी है, बट जहाँ उसको खुद को करने के लिए हमें तैयार करना है, तो वो हमें एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। तो जयश्री बहन, हम इसी के ऊपर बात करेंगे अभी। तो अब जो स्टाइल है, उस स्टाइल की एक सिचुएशन है, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बच्चा स्कूल से आता है, मम्मी घर पे है, और बच्चा जैसे ही स्कूल से आया, तो मम्मी गेट पे गई और बच्चा आया। जैसे ही बच्चा गेट से अंदर आया, मम्मी ने उसको प्यार से हग किया। अरे मेरा बेटा आ गया, बहुत अच्छा, चलो तुझे देख के खुशी हुई बेटा, चलो आओ अंदर चलते हैं। अंदर गए, बच्चा सोफे पे बैठा। मम्मी ने उसको बोला कि बेटा, व्हाट यू, मतलब तू क्या चाहता है कि ये बैग्स और तुम्हारे जो कपड़े हैं, मम्मी ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि आप अपने आप निकाल दोगे, और मम्मी तब तक आपके लिए खाना बना ले, तो तुम गरम गरम खाना खा सको और तुम्हारा काम भी हो जाए। अब बच्चे से इस तरह से व्यवहार हुआ, राइट। तो बच्चे का क्या प्रतिभाव है? हाँ, ठीक है मम्मी, आप खाना बना लीजिए, मैं अपने कपड़े और व्यवस्था जो भी है वो अपनी जगह पे रख लेता हूँ। फिर मम्मी खाना लेके आई। अब बच्चा कह रहा है कि मम्मी मम्मी, आज है ना वो कार्टून आने वाला है, वो मोगली वाला, और वो मुझे बहुत पसंद है, और स्कूल में भी सारे बच्चे बहुत बात कर रहे थे। तो मम्मी ने भी इंटरेस्ट लिया। अच्छा, मोगली वाला क्या होता है उसमें? अरे मम्मी, उसमें मोगली है, बगीरा है, फिर वो भालू है, और वो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, तो मम्मी क्या जवाब देती है? मुझे पता है, मेरे बच्चे को कार्टून बहुत पसंद है ना, वो हमेशा उसको देखता है ना, तो एंजॉय करता है। बहुत अच्छा। पर बेटा एक बात है, देखो, तुम्हारा खाने का भी टाइम है,
और ये टीवी पे अभी आने भी वाला है। एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसा करें, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो मैं वो जो एपिसोड है उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तुम तब तक खाना खा लो, तुम्हारा खाना हो जाए तो फिर हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे और एंजॉय करेंगे। कैसा है बेटा, ये चलेगा? ये कर सकते हैं? तो बच्चा भी एकदम तुरंत तैयार हो गया, ठीक है मम्मी हम साथ में देखेंगे, है ना? तो ये जो डील है ना, जहां बच्चा भी जीत रहा है और मम्मी भी जीत रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बच्चा आप है, तो आप क्या फील करेंगे? क्या व्यवहार हुआ माँ और बच्चे के बीच? क्या बातचीत हुई, क्या व्यवहार हुआ, आपको क्या फील हुआ? हेलो। हाँ, तो एज अ पेरेंट आप क्या महसूस कर रहे हैं इस तरह का जब व्यवहार होता है? फ्रेंडली, ओके केवना जी, ठीक है ना? तो मित्रतापूर्ण व्यवहार हुआ उससे, है ना? ओके। बच्चे ने ऐसा फील किया कि हाँ, विन विन सिचुएशन ऋतु जी, दोनों जीते, मम्मी भी जीती और बच्चा भी जीता। फील इन्वॉल्व, पावर टू चूज, फील रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छा महेश जी, है ना? पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे को जो पसंद है वहां पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बच्चे को स्वतंत्रता देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑप्शंस देते हैं। और डिसीजन लेने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते हैं? बच्चे के ऊपर डालते हैं। तू जो तय करेगा वैसा हम करेंगे, है ना? तो बच्चा आता है, उससे बातचीत होती है, उससे संवाद होता है, उसके हर एक इमोशंस को समझा जाता है, पेरेंट्स उसके हर इमोशंस को पहचानते हैं। वो क्या फील कर रहा है ना? उससे बात करते हैं, क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा रहा? अच्छा, दोस्तों से क्या बातचीत हुई, है ना? खाना ठीक से खा लिया था? अच्छा, कितने लोगों को बांटा? तो ये सब जब बात होती है ना, तो बच्चा इन्वॉल्व होता है, उसके इमोशंस उससे पता चलते हैं। मम्मी उसको ऑर्डर नहीं करती है, उसके साथ एक संवाद करती है, ठीक है। बहुत फील कंसर्न। बहुत अच्छा दीप्ति जी। ऑलवेज इन्वॉल्व इन चाइल्ड एक्टिविटी। तो यानी ऐसा नहीं है कि स्कूल जाते हुए बच्चे के साथ ही है, हम अपने मान लीजिए कि हमारे घर पे 1 साल का भी बच्चा है, 2 साल का भी बच्चा है, हम जो भी डायलॉग बोलते हैं, हम जो भी उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट उसके मन में होता ही है। तो हम किस तरह की बात कर रहे हैं ना, वो भी बहुत मैटर करती है। और वो जिस तरह से, अब वो बता नहीं सकता है बोल के, बट वो जो महसूस कर रहा है ना, वो आप खुद अपने मुंह से बोल के उसको बता सकते हो। हाँ बेटा, तुझे तुझे कुछ दुख हो रहा है ना, तू रो रहा है, तुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मम्मी समझ रही है। जब हम इस तरह का इंटरेक्शन उसके साथ करते हैं, ये डायलॉग्स बोलते हैं, तो उसका वो बहुत जरूरी है बच्चे के साथ अपना एक संबंध और मजबूत करने के लिए। तो छोटी इसमें अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स उसको बहुत चाहते भी है, उसकी केयर भी करते हैं, और उसके सामने वैल्यू प्रपोजिशन रखते हैं कि चॉइस तुम्हारी है, मैं तुम्हें प्रस्ताव देती हूँ, मैं, मेरा प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, तुम पसंद करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और जो तुम करोगे, तुम जब तक सही डिसीजन नहीं लोगे, या हमें लगता है कि ये डिसीजन तुम्हारा तुम्हारे लिए सही है, जब तक कि तुम्हारी खुद की समझ इतनी मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक हम तुमसे सवाल करेंगे, बट पूरे प्यार के साथ, पूरी केयर के साथ, और अनकंडीशनली, कोई भी शर्त के बगैर।
बस हम चाहते हैं कि तुम्हारा भला हो और तुम खुद अपने में एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे नागरिक बनो, एक मैच्योर टीनेजर बनो, एडल्ट बनो। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो कंसर्न है उसको ध्यान से सुननी है, समझनी है, उसको भी जिताना है और हमें भी जीतना है। रिएक्ट नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है, बच्चा कुछ भी डिमांड करता है तो तुरंत क्या हो जाता है, रिएक्शन आ जाता है। परमिसिव में क्या होता है, डिमांडिंग होता है पूरा, है ना, बहुत सारी डिमांडिंग, डिमांड 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 डिमांड, राइट, बट सामने रिस्पॉन्स नहीं रहता है, बराबर। तो उसकी सारी डिमांड फुलफिल की जाती है। जब यहाँ पे क्या है कि वो डिमांड कर रहा है तो उसके सामने प्रपोजिशन, प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वैल्यू है। अब तुम तय करो कि कैसे करना है, और तब जाके वो बच्चा भी खुद सीखता है। अब इस तरह का पेरेंटिंग जब होगा, हम परिवार में मिलेगा बच्चों को, तो वो बच्चा कैसा बनेगा, कैसा माहौल रहेगा, आगे जाके उसका फ्यूचर कैसा होगा, है ना। इट शुड बी विथ ऑल फैमिली मेंबर्स। बहुत अच्छी बात है दीप्ति जी। ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ, बट जरूरी है, देखो अगर ये बचपन में ही आदत के रूप में आ गया तो बच्चा भी बड़ा होके जिस तरह से उसको बड़ा किया गया ना, वो भी दूसरों के साथ इसी तरह से व्यवहार करेगा। तो रूट में अगर हमने अच्छे से ध्यान दे दिया तो फिर बड़े होके कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। और हो सकता है क्योंकि एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ मैं अलग अलग परंपरा से आ रही हूँ, अलग अलग फैमिली से आ रही हूँ, तो हमारा नर्चरिंग ऐसे ना हुआ हो, बट समय के साथ एक समझ के रूप में अगर हम इसको समझ लेते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए हम उसको ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, ज्यादा समझदार बना सकते हैं, और उनको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, खुद के डिसीजन लेने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। बट इसमें सबसे यानी साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स उतने ही अनकंडीशनल प्रेम देने के, लव देने के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए और पूरी केयर के साथ एक अपना खुद का एक स्वभाव ऐसा बनाए कि हमें बच्चे को सुनना है, हमें ऑर्डर नहीं करना है, सूचनाएं नहीं देनी है, इंक्वायरी नहीं करनी है, हमें उसको भी जिताना है और खुद भी जीतना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये कोऑपरेटिव, हाँ, प्लेजेंट पर्सनालिटी, देखो वो बच्चा बड़ा होके वही बनेगा, ऑप्टिमिस्टिक, आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, खुद के अपने सपने होंगे, बहुत होपफुल होगा जिंदगी के लिए, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानी नहीं करता है, वो खुद जीतता है, सबको जिताता है। तो यही यही जो बात है, ये इस पेरेंटिंग स्टाइल की खूबी है। हाँ, जयश्री जी क्या कह रहे हैं, सर बच्चे कोई भी बात पे रोते हुए ही करता है, कभी कभी 3-4 दिन के बाद याद करता, रोते हैं, रोता है, करके बाद भी रोता है। सॉरी भूमि जी। तो जयश्री जी ऐसा है कि अब वो रो क्यों रहा है तो उसका एक कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर उसका पहले से पैम्परिंग हुआ है, जीत पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वो रोएगा, है ना। और जब तक जीत पूरी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसको पता है, उसके मन में तो ये बैठ गया है कि जब मैं रोता हूं तो मेरी सारी डिमांड फुलफिल हो जाती है ना। तो अगर वो रो रहा है तो आपको कम्युनिकेशन यही स्पष्ट रूप से करना है कि ये तू रो रहा है वो मुझे पता है, तू रोता है वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बट तू गलत कारण के कारण रो रहा है, तो मम्मी इस बार जीत नहीं, तुम्हारी जीत पूरी नहीं करने वाली है। हाँ, बट मम्मी ये बता रही है कि मम्मी तुझे बहुत प्यार करती है, बट हाँ, मम्मी जीत पूरी नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी ये जीत गलत है। तुम चाहे रो, जितनी भी बार रो, सुबह रो, शाम को रो, कल परसों रो, नरसों रो, जब भी रो, बट मम्मी ये बात के लिए अभी नहीं मारेगी, क्योंकि अभी ये जिद मम्मी पूरी नहीं करेगी, बट मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती। इतना कम्युनिकेशन अगर हम बार बार उसके साथ करते हैं तो धीरे धीरे समझ जाता है कि हाँ, मेरी कुछ डिमांड है जो गलत है, और फिर भी मम्मी मुझे प्यार तो करती है। ज्यादातर होता क्या है कि बच्चा रोता है तो मम्मी को देखा नहीं जाता है, मम्मी इमोशनल हो जाती है, अरे बच्चे को क्यों रुलाया। ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं कि अरे एक छोटा सा बच्चा है, क्यों रुला रहे हो, दे दो ना, तो हम दे, है ना। तो उनके साथ भी इंटरेक्शन करने की जरूरत है। पूरे परिवार को बैठ के कुछ सिस्टम, कुछ स्टाइल्स के ऊपर बात करने की जरूरत है ना। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ मतलब लास्ट की जो हमने अभी जो स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, इस स्टाइल को कहते हैं ऑथोरिटेटिव, जहां पे दोनों जीतते हैं, मम्मी भी जीतती है, बच्चा भी जीतता है।
ठीक है। तो ये ऑथोरिटेटिव स्टाइल्स में होता ये है कि विन विन सिचुएशन हमेशा रहती है। तो ये 4 स्टाइल जो है उसमें हमें ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल बरोबर है। हम हो सकता है कि हम चारों स्टाइल का अनुभव कर रहे हो, बट ज़्यादातर जो भी स्टाइल में अगर आज सिचुएशन है, मान लो कि आपके परिवार में परमिसिव स्टाइल ज़्यादा है, तो धीरे-धीरे उसको ले जाके ऑथोरिटेटिव बनाना है। मान लीजिए कि आप में ऑथोरिटेरियन सिचुएशन है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो उसको भी आपको खुद को अपने ऊपर काम करते हुए समझ के रूप में आगे ले जाके उसको ऑथोरिटेटिव बनाना है, और अनइन्वॉल्व है, तो उसको भी इसी तरह से बनाना है। बच्चे के साथ बातचीत करनी है, बच्चे के कंसर्न को समझना है, उसके इमोशंस को समझना है, और इमोशंस को समझते हुए उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ बात करनी है। तो अगर बच्चे के रूप में हम जब बच्चे थे, तो हम खुद भी ये अभी देख सकते हैं मन की आंखों से कि हमारे बचपन में हमारे साथ किस तरह की स्टाइल्स में बिहेव किया गया है, या किस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो मोहल्ले के लोग हो, चाहे वो टीचर्स हो, जो भी हो। तो अगर हम उसको पहचान पाते हैं, तय कर पाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ हमें खुलेपन का एक एहसास हुआ है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम इनके साथ जाके बात कर सकते हैं और ये हमें सही सलाह दे सकते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे ये ऑथोरिटेटिव टाइप होगा, जहाँ पे आप दोनों जीतते हैं। तो आप खुद भी ये तय करिए और बच्चे को इस तरह के माहौल में बड़ा करने का कोशिश कीजिए कि जिससे ये स्टाइल ज़्यादा एक्टिव हो, और बाकी स्टाइल का भी उपयोग आप कर सकते हैं, बट उसमें आपका विवेक होना बहुत ज़रूरी है, पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे उसको कुछ इंसेंटिव देते हुए काम करवाना है, तो वहाँ, क्योंकि वो काम उसके भले के लिए है। देखिए, ये चारों स्टाइल में सबसे महत्वपूर्ण है इंटेंशन, और इंटेंशन आप सबका यही है कि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, बट इंटेंशन के साथ एक्शंस गलत गलत हो सकते हैं। तो एक्शंस में हमें ये देखना है कि भाई हमें सारी स्टाइल जो है उसमें ऑथोरिटेटिव टाइप स्टाइल जो है उस तरफ हम चले जाए, या उस तरफ जा सके, उसके लिए हम किस तरह से अपने बच्चे के साथ बिहेव करेंगे। तो इंटरेक्ट करें, उसकी कंसर्न को समझे, और अ, जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करें। बच्चा चाहे जैसा भी हो, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको बोले कि आप उसको कितना प्यार करते हैं, राइट? उसको हग दीजिए, जहाँ पे बात करनी है वहाँ बात कीजिए, और हमेशा इंटरेक्शन रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बोले और उसने कर दिया, राइट? और जब भी हम बोलते हैं ना, तो मैंने जैसे आगे बताया कि हम जब भी बोलते हैं तो उसके साथ हमारा फीलिंग और टोन जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी फीलिंग, हमारा इंटेंशन अच्छा हो, बट टोन गलत है, तो बच्चा कुछ गलत लेगा। तो हमें सही रूप से ये भी सोचना है कि जब भी हम अपने बच्चों के साथ और परिवार के मित्रों के साथ बात करते हैं, तो किस टोन में बात करते हैं, और हमारे इमोशंस को हम एग्जैक्टली किस तरह से उनके सामने रखते हैं। सो आई होप कि आप ये सेशन को समझ पा रहे हैं, और आप किस स्टाइल में हैं उसके बारे में भी थोड़ा आप बात कर सकते हैं। आप खुद अपना अनुभव थोड़ा लिख सकते हैं। हाँ, खेवना जी कह रहे हैं इट मीन्स वी शुड एम्पथाइज विद चाइल्ड। हाँ, एम्पैथी तो बहुत मतलब ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, हर एक चीज़ में। और एम्पैथी सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, पूरे हर एक चीज़ के साथ, मतलब आपके पूरे परिवार के साथ, घर के साथ, पूरी दुनिया के साथ आपको रखनी है, तब आप एक और बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप ये करें, पर अपने बच्चे का जो कंसर्न है उसको देखते हुए उसके साथ कनेक्ट रहे। एम्पैथी तो करना ही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे हाईएस्ट जो लिसनिंग का टाइप होता है वो एम्पैथेटिक ही होता है, कि उसकी जगह पे हम अपने आप को रख के देख सकते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना ये हमारे वर्तन में रहेगा, आचरण में रहेगा, उतना हमारा बच्चा हमारे करीब रहेगा। उसको भी हम जिताएंगे, हम खुद जीतेंगे, है ना? एक कॉन्फिडेंट, एक एक बहुत बढ़िया अच्छा सा नागरिक बनेगा, देश के लिए काम करेगा, ऐसा एक व्यक्ति बनेगा। उसको अपने खुद के लिए स्वाभिमान होगा, उसका आत्मगौरव काफ़ी ऊंचा रहेगा, और काफ़ी लोग उसको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस तरह के माहौल में पला बड़ा है, जहाँ पे उसको सुना गया है, उसकी चिंताओं का ख्याल किया गया है, उसकी मन की बातों को बोलने का उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, और परिवार भी ऐसा मिला है कि जहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइम क्या हुआ है मित्रों? टाइम करीब सवा घंटा जितना हो गया है। हाँ, फिर भी हम बातचीत कर सकते हैं। आप वो खुद अभी ये जो स्टाइल है ऑथोरिटेटिव, तो आप खुद देखिए कि आपके परिवार में किस तरह की स्टाइल का अभी ज़्यादा। हमने 4 स्टाइल देखी, ऑथोरिटेरियन, परमिशिव, निग्लेक्टेड या अनइन्वॉल्व, और ऑथोरिटेटिव।
तो आप देखिए कि परिवार में किस तरह की स्टाइल का चलन ज़्यादा है। और एक स्टाइल है जिसके ऊपर मैं बहुत बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि एक एक तरह का टाइप होता है कि जैसे बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी हम करते रहते हैं, है ना? बच्चा अगर कुछ लेसन कर रहा है तो बार बार जाके अरे ठीक से लिख, हाँ ये गलत लिखा है, अरे ये बरोबर लिख, अरे डोबो से आवड़तूत નથી बरोबर लग। बार बार मतलब हर वो जो भी काम करता है उसमें जा जाके उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको टोकते रहते हैं, उसको पिंच करते रहते हैं। तो ये अब बच्चे के साथ इस तरह का जो होता है ना आजकल ये शहरों में और ये यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा बढ़ गया है कि एकदम बच्चे के पीछे जैसे CIA के जासूस लगे हो। इस तरह का जो पेरेंटिंग है उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। मतलब बच्चा जो भी कर रहा है तो उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम ही रहा है, वो देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है ना? तो ये इस तरह का जब बच्चे के साथ व्यवहार होता है ना? हम बच्चे को यानी हमारा इंटेंशन क्या है कि बच्चा एकदम सब कुछ सही करे, एकदम परफेक्ट ही करे, कुछ गलत हो ही ना। अब जब हम अपने बचपन को देखेंगे तो हम ऐसे नहीं थे, बट हम अपने बच्चे के पीछे पड़ गए हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एकदम मतलब पीछे पड़ जाना और बच्चे को परेशान कर देना। अब बच्चा क्या है, छोटा है तो वो बोल नहीं पाता है, बट उसके मन में क्या है, बहुत इरिटेशन हो रहा है और उसको गुस्सा भी आता है। ठीक है? तो कई बार वो गुस्सा अलग रूप से निकालता है ना? मुझे याद है कि एक मेरे परिवार में एक बच्चा था तो उसको जब स्लेट में वो लिखता था ना तो बार-बार उसकी मम्मी आके बोलती थी, "बेटा ये हाँ, ये क बरोबर નથી લખ્યો, बरोबर लख, क हजी लखा ही गयो, ख लिख दिया और अब ख लिखने की बारी है।" अब जब वो ख लिखना शुरू ही कर रहा है, तो ख थोड़ा लिखा, "अरे पूरो लख।" वो बच्चा ऐसा 2, 3, 4 बार हुआ ना तो इतना गुस्सा आ गया कि वो स्लेट लेके गया और बारी से बाहर नीचे फेंक दी। तो बच्चा इरिटेट फील करता है तो उसको गुस्सा भी आता है। तो ये जो पेरेंट है ना, उसको जो भी टास्क दो उसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद उसके लिए उसको फीडबैक दो। आप उसके पीछे मत पड़ जाओ। ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा करते हैं और बच्चे को सिखाने की बहुत जल्दी है। देखिए एज ए ह्यूमन बींग आप खुद देख लो कि कुदरत ने हमें इस तरह से बनाया है, हमारे अंदर इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर पहले से है कि हम अपने आप सब कुछ लर्न करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप लर्न करते हैं और समय के हिसाब से अपने आप वो ढल भी जाती है। तो आपको वो सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को कितना लिखना आता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? वो कितना खुश है और आप परिवार में माहौल कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब मिल गया ना, बेस बेस जो अगर वो माहौल मिल गया, तो वो अपने आप खिलेगा। उसके लिए फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके पीछे पड़ जाके उसको वही चीज़ करवाना जो उसको पसंद नहीं है और उसको वो ज़बरदस्ती लग रही है, तो वो इरिटेट होगा। ठीक है? सबका समय होता है और धीरे-धीरे आप उसके साथ बात करते हुए उसको सिखाने के लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं आशा रखता हूँ कि आज का हमारा जो सेशन है वो आपको यूज़फुल होगा। आपके कुछ सवाल है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए। ज़्यादातर वर्कशॉप मोड होता है तो लोग जब वर्कशॉप में होते हैं और बातचीत करने का मौका मिलता है तो वो एक अलग पूरी इफ़ेक्टिविटी होती है। फिर भी प्रयास ऐसा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मैसेज के द्वारा पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे अपनी अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो विचार है वो आपने रखे। और सेशन में हर एक स्टाइल में अपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो सबसे बेस्ट जो है वो ऑथोरिटेटिव है, बट ऑथोरिटेटिव के साथ साथ बाकी सारी स्टाइल्स का भी कभी ना कभी अपने विवेक से उपयोग करना है और बाकी सारी स्टाइल्स में अगर हम जी रहे हैं तो उसको धीरे से ऑथोरिटेटिव की तरफ आगे ले जाना है। हाँ, हाई एक्सपेक्टेशंस, हाँ। सो बच्चे के मतलब अगर हम उस तरह से देखें तो बच्चे के पास से अपेक्षाएं भी ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, बट है ना, डिमांडिंग भी है और हम डिमांडिंग है और बच्चे के पास से अपेक्षा भी ज़्यादा है, तो उसमें होता क्या है कि हम ऑथोरिटेरियन जो टाइप होता है ना उसमें ज़्यादा काम रहता है। तो आप अपने फीडबैक कुछ दे सकते हैं, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा तो मैं आदर्श अहमदाबाद की स्टाइल पे फेसबुक के पेज के ऊपर वो स्लाइड शेयर करूँगा। आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा कि भाई हम जिस स्टाइल में हैं तो उस स्टाइल में बच्चों के साथ किस तरह का
एक इम्पैक्ट होता है आने वाले समय में, मतलब जब वो मैच्योर होते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट होता है। हाँ, कंपैरिजन विथ अदर चिल्ड्रन, यस सही बात है दीप्ति जी। देखिए, अपेक्षाएं हमेशा बातचीत करते हुए रखनी है और क्षमता के अनुसार अपेक्षाएं रखनी है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने बच्चे को जहर खिलाना चाहते हो, पॉइजन देना चाहते हो, तो आप बाहर से वो चूहे मारने की दवा आती है वो दे दीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि चूहे मारने की दवा देना या उसकी कंपेयर करना वो दोनों सेम है। तो अपने बच्चे की कंपेयर आप कभी दूसरों के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप जब उसकी कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको चूहे मारने की दवा पिला रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जहर जो असर करता है बॉडी के ऊपर, वैसा ही असर कंपैरिजन करता है। उससे क्या है कि उसका खुद का जो खुद के प्रति स्वाभिमान होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मगौरव होता है ना, वो टूट जाता है। जो मूल होता है ना वो कट जाते हैं। तो कंपैरिजन हमें कभी नहीं करनी है। नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन। हाँ, इम्पेशेंट पेरेंट्स। हाँ, अब देखिए, आज हम जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली कल्चर ज़्यादा है, राइट। और जिस तरह से पूरा कंपटीशन, हम ऐसा ही सुन रहे हैं कि दुनिया में बहुत कंपटीशन चल रहा है, ज़बरदस्त कंपटीशन है। सबको अगर सरवाइव करना है तो आगे बढ़ना, मतलब बने रहना है, डटे रहना है। तो जब इस तरह की बात हम करते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर की हम बात करते हैं, तो बच्चा भी हमें उसी तरह से देखता है। तो जैसे पेरेंट्स इम्पेशेंट है, वैसे बच्चा भी इम्पेशेंट रहेगा। तो सबसे पहले जब पेरेंटिंग की बात आती है ना, तो मूल रूप से ज़रूरत यह है कि पहले पेरेंट्स अपने ऊपर काम करें। बच्चे के ऊपर काम की ज़रूरत नहीं है। वो तो न्यू बॉर्न है, उसने दुनिया नहीं देखी है जितनी हमने देखी है। तो पहले हम अपने ऊपर काम करें। हम देखें कि भाई हम इम्पेशेंट है, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हम इगोइस्टिक है, हाँ, हम कंपेयर करते हैं, हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, जेलस है। अगर ये सारी बातें हम में है और हमारे एक्शन के रूप में कभी ना कभी बाहर निकल के आती है और बच्चा वो देखता है, तो डेफिनेटली उसका असर उसके ऊपर होने वाला है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम नेगेटिव तरह के इंसान हैं। अगर एज अ ह्यूमन बींग हमारे अंदर ये, और सबके अंदर कुछ ना कुछ सही होता है, कुछ ना कुछ गलत होता है। ध्यान ये रखना है पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे को अगर मुझे सही डायरेक्शन में देना ले जाना है, तो मेरी जो सही बातें हैं, सही आदतें हैं, सही आचरण है, वो उसके अंदर इम्बाइब हो, नहीं कि गलत बातें। तो एज अ ह्यूमन बीइंग पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए हमारी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे आचरण से हम अपने परिवार में जो माहौल बना सकते हैं, वो माहौल बनाने की शुरुआत करें। बच्चा देखेगा, वो उसमें शामिल होगा, तो अपने आप वो बदलेगा। हाँ, क्या है। थैंक यू जयश्री जी। सर कभी कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चों की क्या विश पूरी करें और कौन सी नहीं, इसके बारे में कुछ बता सको तो। हाँ, तो देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया कि ज़रूरतें और इच्छाएं ये दो अलग अलग है। ज़रूर आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरतें मम्मी पापा सारी पूरी करेंगे। इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना होगा। अगर आप अभी से इच्छाएं पूरी कर देंगे, तो फिर वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इतना काबिल भी नहीं बन पाएगा, है ना। और अगर इच्छाएं पूरी ही करनी है, तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन करिए, उसके साथ इंटरेक्शन करिए, विन विन बनाइए। कि अगर आप उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए खुद के लिए क्या कर रहा है, अगर वो इच्छा आप पूरी कर रहे हैं, है ना। तो जरूरतें पूरी करो। देखो, आपके माँ बाप ने आपकी जरूरतें पूरी की थी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की थी। इच्छाएं आप अपने बलबूते के ऊपर पूरी कर रहे हैं। अभी का क्या है, अभी एक माहौल ऐसा बन गया है कि सब कुछ अवेलेबल है, तो भाई बच्चे को देना चाहिए। तो हम बच्चे की इच्छा नहीं है तो भी वो पूरी कर देते हैं। अब सब पूरा ही हो रहा है तो वो परमिसिव पेरेंटिंग हो गया। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो आप ख्याल रखिएगा, जरूरत है, जरूरतों का लिस्ट बनाइए ना। बच्चे को बोलो, बच्चों के साथ बैठो और चलो बेटे, अपनी क्या क्या है, तुम्हारे लिए जरूरी क्या क्या है उसका लिस्ट बनाता है, उसको मदद करो उसमें बनाने में। और फिर लिस्ट आउट करो। फिर जो जो पूरा हो रहा है ना, उसके सामने उसको टिक कराओ। देखो देखो, ये पूरा हो गया, स्कूल का बैग पूरा हो गया, गुड। स्कूल के लिए शूज पूरा हो गया, जरूरत है, ठीक है। नया कंपास, ठीक है। नए बुक्स जो जरूरी है पूरे हो गए, बढ़िया। मम्मी पापा इसमें तुम्हें पूरी मदद करेंगे। अब इच्छा है क्या क्या है, मोबाइल लाना है, फिर नई बाइक लानी है, या
कुछ भी है ना, नया वीडियो गेम लाना है, ठीक है, नया सब्सक्रिप्शन लेना है, वॉट एवर, चलिए। तो इसमें क्या ब्याज भी है, वो रिजनेबल क्या है, उसके साथ चर्चा करो। अच्छा, मम्मी ये पूरा कर देगी, है ना, मोबाइल तो मोबाइल ज़रूरत है, उसको इंटरेक्शन करो, उसके साथ डायलॉग करो, उसको उसमें इन्वॉल्व करो, उसको वो डिसीजन लेने दो, उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, प्रोज एंड कॉन सब बताओ उनको, तब जाके वो बात होगी। तो तब जाके वो बात होगी, ठीक है। तो उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताओ, और उसके बाद इंटरेक्शन करो उसके साथ, उसको इन्वॉल्व करो ना डिसीजन मेकिंग में, उसकी ज़रूरत है। आप ऐसा मत मानिए कि वो छोटा है तो नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको पता है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो रोता है तो हम समझ जाते हैं, अरे यार मेरा बच्चा तो रो रहा है, ठीक है। और चार लोग आके बोलेंगे, अरे कैसी माँ है, बच्चे को रुलाती है, इतना शर्म भी नहीं आती है, और हमें हर्ट हो जाएंगे, अरे यार ये लोग तो क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे तो परवरिश करनी ही नहीं आती है, ठीक है चल मैं आके दिला देती हूँ। तो ये सब हमें नहीं सुनना है, हमें ये स्पष्टता अंदर से होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है और उसको कैसा बनाना है ना। हम भी रोते हैं, ठीक है, फिर रोने के बाद हम संभल जाते हैं, तो बच्चा भी रोएगा और फिर वो संभल जाएगा। बच्चा रो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और जीत जब करता है ना, तो पूरा एकदम स्पष्टता से कम्युनिकेशन करना है कि बेटा मम्मी बहुत प्यार करती है तुझे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी तुम्हारी सारी जीत पूरी करेगी, ये जीत गलत है तो गलत है। पापा के पास जाओगे तो पापा भी नहीं मानेंगे, ठीक है। और हमारे सूरत में हमारे डॉक्टर स्वाति विंचुलकर है, जिनके साथ हम ये पेरेंटिंग स्टाइल का सेशन लेते हैं, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल देती है कि मान लीजिए कि बच्चे परिवार में ऐसा है कि बच्चे बच्चे की कोई ज़रूरत है, कोई जिद है, तो वो क्या है कि लेके पहले मम्मी के पास जाता है। तो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, पापा आएंगे ना तो पापा से बात करेंगे, और मैं बात नहीं करूँगी, तुम बात करना। फिर वो पापा के पास आता है। अब पापा भी नहीं मानते तो वो दादा के पास चला जाता है, और दादा तो ब्याज है, तो ब्याज तो बहुत वाला है, तो वो तो पूरी कर देंगे, ठीक है। तो घर में एक माहौल बनना चाहिए, जितने भी परिवार के लोग हैं उनको तय करना है कि बच्चा कोई भी डिमांड लेके आएगा ना, तो उसकी जो डिमांड है ना, वो ये लोग यही व्यक्ति पूरी करेंगे। मतलब कि कुछ जिद है, डिमांड है, तो वो पापा के पास ही जाएंगे। उसको आइसक्रीम खाना है, जाओ पापा को पूछ लो। यानी मम्मी के पास भी अगर वो आया कि मम्मी आज आइसक्रीम खाना है, तो मम्मी क्या कहेगी, बेटा તારે શું ખાવું શું કરવું તારી બધી જ ફરમાઈશ પૂરી કરવી એનો નિર્ણય કોણ લે છે, પપ્પા લે છે ને, ઓકે પપ્પાની પાસે જાઓ અને એમને પૂછો, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिवाइड कर दें घर में कि भाई कौन सी बात कौन पूरी करेगा। पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई के लिए इनके पास जाना है, और फिर उनको टाइम नहीं है तो वो दूसरों की मदद ले सकता है। बट अगर उसको बच्चे को 4-5 बार ऐसा अनुभव हो गया कि मैं दादा के पास भी जाता हूँ तो वो मुझे पापा के पास भेजते हैं, मम्मी के पास भी जाता हूँ तो पापा पापा के पास भेजते हैं, तो वो भी मन से तैयार हो जाएगा कि अभी मुझे ये डिमांड उनके सामने रखनी है कि नहीं रखनी। तो ये थोड़ा हमारा अनुभव, थोड़ा विवेक, थोड़ा क्रिएटिव है ना। पेरेंट्स जितने क्रिएटिव होते हैं ना, उतना पेरेंटिंग करने का मजा बहुत आता है। आप एंजॉय करते हो उसको, आप उसको बोझ के रूप में ना ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ना ले, उसको एंजॉय करें, उस प्रक्रिया को ऐसी बनाए कि जिसमें बच्चा भी खिले और आप भी खिले। और हम यानी सबसे ज्यादा हम सबको प्यारा जो है ना, तो जिसको हम बहुत अच्छे से जीते हैं, मतलब खुल के जीते हैं, वो है हमारे इमोशंस। तो इमोशंस क्या है, वो रिलेशनशिप में ही खुलते हैं। तो इमोशंस को बढ़ने दो, खुलने दो, और वो इसी प्रक्रियाओं से बनते हुए जुड़ते हुए खिलते हैं। तो मैंने काफ़ी समय ले लिया है, 1 घंटा 28 मिनट हो गई है। तो मित्रों, आप आज आपको हमारा ये इंटरेक्शन कैसा लगा, आप ज़रूर हमें प्रतिभाव दे सकते हैं। कभी अहमदाबाद आने का मौका मिला तो हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक इमेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद मैं आदर्श अहमदाबाद के पेज के ऊपर रख दूंगा। हाँ, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। हाउ वाज इट? ये मेरा पहला इस तरह का सेशन है जिसमें मैं फेसबुक पे लाइव हूँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मुझे ये मौका मिला आदर्श अहमदाबाद के थ्रू आप लोगों से बातचीत करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा रखता हूँ कि ये सेशन आगे जाके सबको उपयोगी रहेगा। थैंक यू सो मच टीम आदर्श अहमदाबाद। थैंक यू पेरेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरेक्शन। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर हम बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खेवना जी, थैंक यू भूमि जी। आप सभी ने जो आंसर दिए उससे मुझे और प्रोत्साहन मिला आप लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू दीप्ति जी। तो जितना हम एक दूसरे के साथ बेहतर बॉन्ड बनाएंगे उतना हम बहुत अच्छा समाज बना पाएंगे, क्योंकि हर एक समाज का जो एकम है, जो यूनिट है, वो है फैमिली, है ना। अगर फैमिली मजबूत है, उसमें अच्छे से परवरिश हो रही है, तो समाज अपने आप मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो अपना देश भी मजबूत होगा। तो पूरे विश्व का जो भविष्य है वो हमारे घर में पल रहा है, तो उसको अच्छा मौका दे, अच्छा एटमॉस्फेयर दे, खुल के बात करे, खुश रहे, लोगों को सुनते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, और इस तरह से बातें करते रहे। मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका, कुदरत का ये एक अच्छा मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक इमेज शेयर कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, तो क्या मैं आप सबकी अनुमति हो तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त कर सकता हूँ? आप सबकी अनुमति हो तो मैं ये सेशन यहाँ पे समाप्त कर सकता हूँ? हाँ, आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, ढेर सारा प्यार। मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं रजा लूँगा, और उसके बाद मैं वो स्क्रीन शेयर करूँगा आपसे। आप जब तक अनुमति देते हैं तब तक एक छोटा सा नगमा है जो अ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम गा के मैं शेयर कर सकते हैं, है ना। उनको भी इन्वॉल्व करो, और जब भी कोई परेशानी है तो पूरा परिवार मिलके ये नगमा, ये जो गीत की पंक्तियाँ है वो आप सब गाए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। थैंक यू। मैं आप सबकी अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जो, मैं ये सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।